नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल में। होता यह है कि जब भी कोई शारीरिक परेशानी होती है तो उसके लक्षण ना बहुत ही ऑब्वियस होते हैं। किसी को बुखार आ रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है या किसी के पेट में दर्द हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, तो पेशेंट भी परेशान होता है, घर वाले भी समझते हैं, सभी लोग फटाफट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट जब हमें मानसिक परेशानियाँ होती हैं तो हम ये चीज़ ठीक से समझ नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है कि हर कोई उदास होता है, हर कोई खुश होता है, कभी घबराहट होती है, कभी डर लगता है। कब ये चीज़ बीमारी बन जाती है हमें समझ ही नहीं आ पाता। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट खुद ही नहीं समझ पाता, उसके घर वाले नहीं समझ पाते, तो वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। और वैसे भी मेंटल बैरियर होता है कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो क्या हमारा दिमाग थोड़ा क्रैक हो गया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो माइंड है। इसीलिए जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आओ दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स की। डिप्रेशन जो है वो मूड डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन परेशानी है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है और जिसका सबसे कम लोग इलाज कराते हैं। उसका कारण क्या है कि डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या है, सैडनेस ऑफ मूड, मन उदास होता है, रोने का मन करता है, या कई बार रोने का मन करता है बट ठीक से रोना नहीं आता, उन चीज़ों में मन नहीं लगता जिनमें पहले भी मन नहीं लगता था। तो ये तो मेरे साथ भी होता है कभी कभार और सभी के साथ होता है। अब इसमें खास बात क्या है, तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे सिम्टम, ड्यूरेशन और डिसफंक्शन। इसका मतलब कुछ लक्षण होने चाहिए। अगर वो थोड़े दिन के लिए रहते हैं तो इट्स ओके, बट अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफाइंड है, जैसे ICD-10 या DSM-5, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को उदासी होती है और वो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से डिसफंक्शन होता है। डिसफंक्शन का मतलब है जैसा फंक्शन वो पहले कर रहा था, जैसे काम वो पहले ऑफिस जा पा रहा था, घर वालों से बात कर रहा था, दोस्तों से बात कर रहा था या उनके फ़ोन उठा रहा था, अगर वो मन नहीं करता और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब उनको मानसिक बीमारी होगी और ये फॉर्मूला हर चीज़ पे अप्लाई होगा। अगर हम डिप्रेशन पे ही डिटेल में दोबारा वापस आते हैं तो मन उदास होना, उन चीज़ों में मन ना लगना जिनमें पहले मन लगता था, उसके बाद कंसंट्रेशन की कमी, वीकनेस, टायर्डनेस, भूख कम या ज़्यादा लगना, ठीक से नींद ना आना, मरने के ख्याल आना, तो ये सारे जो हैं डिप्रेशन के लक्षण हैं। अगर ये 15 दिन से ज़्यादा, 2 हफ्ते या एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा रहते हैं तो हम बोलेंगे कि इंसान को डिप्रेशन है। बट आमतौर पे क्या होता है, अगर इसका इलाज ना कराएं तो भी ये ठीक हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होगी, इसको ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, 2 साल या उससे भी ज़्यादा, कहना मुश्किल है। तो अगर इसका इलाज संभव है और मरीज़ 1-2 महीने में ही ठीक हो सकता है तो हम इतने दिनों तक क्यों परेशान रहें, और किसकी जॉब या किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो इतने लंबे समय तक बीमार रहेगा। डिप्रेशन के साथ एक और इंटरेस्टिंग बीमारी होती है जिसका नाम होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक में तो हाई फेज आ रहा है जिसको मेनिया बोलते हैं और एक में लो फेज आ रहा है जिसमें डिप्रेशन बोलते हैं। तो कभी तो पेशेंट तेज़ी में चला जाता है, उसको नींद कम आती है, वो बातें ज़्यादा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी तो पीछे एक पेशेंट थे, वो बोल रहे थे मोदी अब ख़त्म होने वाला है, बस अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। जब थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, और आज मैं मिल के आया था तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो वो कह रहे थे कि मेरी छुट्टी कर दो, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ वो मुझे बीमारी की वजह से था। तो उस टाइम क्या उनको तेज़ी आ रही थी, जिसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, चाहे वो ताकत से हो चाहे वो पावर से हो। कई बार तो बोलते हैं कि भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, कई बार तो पेशेंट ये भी बोल देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो उसमें मन बहुत खुश हो जाता है और कई बार लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो आमतौर पे नहीं करते, जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होती बट बीमारी में हो जाती हैं। वो सेक्स से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, डोनेशन से रिलेटेड हो, ज़्यादा खर्चा करने से रिलेटेड हो। तो ये तो हो गए मीनिया के लक्षण। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट कभी हाई फेज में जा रहा है और कभी लो फेज में जा रहा है। लो फेज का मतलब वही डिप्रेशन, उदासी, रोना, मन ना लगना, सुसाइडल थॉट्स, भूख कम या ज़्यादा, या नींद की परेशानी। अब इसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। क्रॉनिक मतलब लंबा हो गया। डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए तो आपको मात्र 2 हफ्ते चाहिए होते हैं, मीनिया के डायग्नोसिस के लिए आपको 1 हफ्ता चाहिए होता है। बट डिस्थाइमिया या साइक्लोथाइमिया के डायग्नोसिस के लिए आपको ना 2 साल चाहिए होते हैं। डिस्थाइमिया में क्या होता है, इंसान वो ज़िंदगी के सारे काम कर पाता है जो वो करना चाहता है, जिसका मतलब डिसफंक्शन इसमें बहुत ही कम होगा, बट इसमें लक्षण होंगे और जो ड्यूरेशन होगी वो 2 साल से ज़्यादा होगी। इसमें मन कुछ ठीक नहीं रहेगा, ठीक से नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगा लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, और उसको लगेगा कि शायद ये दुखी आत्मा, जो सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोले ना, या आपके आसपास आप किसी को महसूस करें या खुद को कि वो दुखी से रहते हैं, और लोगों को लगता है पता नहीं इसके जीवन में क्या दुख है, ये हमेशा दुख रहता है। और पेशेंट को लगता है इनके जीवन में पता नहीं क्या खुशी है, लोग इतने खुश क्यों रहते हैं। और ये बहुत ही अंडर डायग्नोज रहती है, बिकॉज
क्राइटेरिया ही ये बोल रहे हैं कि कम से कम 2 साल लगेंगे तब जाके आपको डायग्नोस करेंगे डिस्थाइमिया। उससे पहले एक साइकियाट्रिस्ट भी आपको ये डायग्नोस नहीं करेगा कि आपको डिस्थाइमिया है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जिनके फैमिली मेम्बर्स को डिप्रेशन या बाइपोलर होता है, जब वो क्लिनिक पे आते हैं थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर तो बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि हमें भी अपने बारे में बात करनी है। तो जब वो अपने बारे में बात करते हैं फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि उनको जो है वो डिप्रेशन है, सॉरी डिस्थाइमिया है, और वो अपना इलाज कराते हैं और जब 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, कई पेशेंट तो बहुत खुश होते हैं और कई लोग बहुत दुखी भी हो जाते हैं कि हे भगवान इतने साल हमने ऐसे ही क्यों काट दिए, क्योंकि अक्सर वो 35-40 साल के हो चुके होते हैं और वो परेशान 20 साल की उम्र से ही होते हैं। उसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसका नाम है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब है साइकिल्स की तरह, एक कभी ऊपर और कभी नीचे। अब इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो मेनिया जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। हाई फेज में तो जाएगा पेशेंट, बातें ज़्यादा करना, पड़ोसियों से बातें करने लग जाना, उनसे बातें करना जिनसे आमतौर पे बात नहीं करते, बाकी लोगों को टोक देना जब वो बात कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाना, सोने की चेन पहनना शुरू कर देना, अपने कपड़ों का ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा रोमांटिक हो जाना। बट उसमें भी नुकसान होगा, मतलब नई गाड़ी खरीद लाए, घर की रेनोवेशन जो पहले वो कराते नहीं थे, गीज़र भी चेंज नहीं कराते थे, पूरी सफ़ेदियाँ करा डाली। जब काफ़ी खर्चा हो जाएगा और पेशेंट इतना ठीक होगा कि नया इंसान जब उनको मिलेगा तो उनको लगेगा ही नहीं कि ये बीमार है, उनको लगेगा बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान है। बट वो डिसीजन इतने फुलिश लेंगे कि उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जॉब से निकाला जा सकता है, बॉस से कभी बहस होगी, वाइफ से लड़ाइयाँ हो सकती हैं और घर वाले समझ भी नहीं पाएंगे और पेशेंट को मज़ा बड़ा आएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि वो बीमार है, ना पेशेंट को लग रहा है ना घर वालों को लग रहा है। तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों के बाद वो ना लो हो जाएगा, उसका रोने का मन करेगा, उतना डिप्रेशन नहीं होगा जो डिप्रेशन में होता है, क्योंकि साइक्लोथाइमिया जो है वो बाइपोलर का थोड़ा छोटा भाई समझ लीजिए, बहन समझ लीजिए। उसके अलावा एक और डिसऑर्डर होता है मूड डिसऑर्डर्स में जिसको आते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। या पोस्टपार्टम का मतलब पोस्टपार्टम होता है जब बच्चा पैदा होता है, फीमेल्स जब बच्चे को डिलीवर करती हैं तो 15% फीमेल्स में डिप्रेशन हो जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने करानी होती है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स का जो है डिप्रेशन की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है मैं बच्चे की केयर करने के काबिल नहीं हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं बच्चे की केयर नहीं कर पाऊँगी। कई बार तो बात यहाँ तक होती है कि जो बच्चा है वो पूरी तरह से मदर इन लॉ या उनकी अपनी माताजी या हस्बैंड या फैमिली मेम्बर्स ही संभाल रहे होते हैं, वो बच्चे को बिल्कुल नहीं संभालते। तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। फीमेल्स में एक और डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। जैसा कि नाम ही बोल रहा है प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब महीना आने से कुछ दिन पहले मन उदास हो जाता है जब प्रोजेस्टेरॉन फेज बढ़ जाता है, और जैसे ही पीरियड्स आते हैं उसके कुछ दिनों बाद मन ठीक हो जाता है। ऐसा जब पीरियड स्टार्ट हुए थे तब शुरू हो सकता है और ऐसा तब तक रह सकता है जब पीरियड्स खत्म होंगे। तो काफ़ी सारे फीमेल्स को तो यही कन्फ्यूजन होगी कि उनको पीएमएस हो रहा है। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब थोड़ी बहुत स्वेलिंग और या भारीपन महसूस होना या पीठ में दर्द होना या सर में दर्द होना या चिड़चिड़ा होना और मूड स्विंग्स, हम सबको पता है कि कॉमनली पीरियड्स के साथ होते हैं। बट सिम्टम उससे ज़्यादा बढ़ जाएं, वो इस लेवल के हो जाएं कि वो डिप्रेशन को मैच करने लगें, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो फीमेल है उसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया के जो सबसे बड़े खास लक्षण हैं वो है कानों में आवाज़ें आना। तो इसमें अक्सर लोगों को ये लगता है कि इस पर ऊपरी हवा का चक्कर है, कोई जादू टूने का बात है, इसको कहीं कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे ले जाने की ज़रूरत है जिससे इसका झाड़ा करवाएंगे या इसकी ऊपरी का चक्कर हटवा देंगे या कोई पूजा वूजा कराएंगे तो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें पेशेंट को कानों में आवाज़ें आती हैं। अब क्योंकि उसको कानों में आवाज़ें आती हैं तो पेशेंट भी उसका रिप्लाई बैक करता है। जैसे उसको लगता है 3-4 लोग बातें कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि उसको जान से मार देंगे, तो पेशेंट भी रिप्लाई करने लगता है कि साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये है वो है, या अपने मुंह में बोलने लगता है। और घर वाले बोलते हैं हमें लगता है इसको देख के कि मानो ना ये किसी से बातें कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये होता है। फिर अकेले में हंसना, बिना बात के हंसना, हंसना तो चाहिए, खुश भी रहना चाहिए, बट अगर हम बिना बात के हंसते हैं तो हम आमतौर पे भी हिंदी में मुहावरा जैसे होता है क्यों पागलों की तरह हंस रहा है, तो एक्चुअली वो साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम जो है वो होता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ही होता है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सिम्टम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है गलत सोच जो पक्की है, घर वाले अगर समझाने की कोशिश भी करते हैं तो सामने वाला नहीं मानता और उसकी एजुकेशन या कल्चरल बैकग्राउंड से के हिसाब से वो सही नहीं है। उसमें इंपॉर्टेंट डिल्यूजन्स होती हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या परसिक्यूशन। रेफरेंस का मतलब होता है लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, देख के थूक रहे हैं या मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब मुझे रेफ़र कर रहे हैं। परसिक्यूशन का मतलब होता है मेरी जान को खतरा है। कई बार पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है मेरे खाने में जहर मिला दिया है या तुम लोग भी मिले हुए हो। जब तक वो ऑफिस वालों पे इल्ज़ाम लगाता है या दोस्तों पे इल्ज़ाम लगाता है,
घर वालों को लगता है सच में हमारे बच्चे का कोई बुरा चाह रहा है, या इसी कई बार ऐसा भी समझते हैं कि लोग इसको किसी ने ना कुछ खिला दिया है इसलिए इसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, या इसकी शादी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन भ्रम होते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, डोपामिन एक केमिकल है जिसकी मात्रा दिमाग में बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता बिगड़ जाती है, उसकी वजह से हमें डिल्यूजन्स होने लगती हैं, हैलुसिनेशंस होने लगती हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि दुनिया जो है वो बदल सी गई है, जिसको अनरियल वर्ल्ड भी बोलते हैं, और वो अपनी दुनिया को सच मानने लगता है, जिसको सूडो कम्युनिटी भी एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो पेशेंट अपने आप में गुम रहता है। तो पुराने लक्षणों में यूगन ब्लॉयलर जी इसको ऑटिस्टिक बिहेवियर भी कहते थे, कि अपने आप में भी खोए रहना, क्योंकि वो खुद से ही बातें कर रहा है, अपनी दुनिया में रह रहा है, उसको लग रहा है कोई डर रहा है। कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अभी आज के टाइम में भी जो 10-10 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकले, और घर वालों ने कोई पर्टिकुलर वीडियो देखा या उनको कहीं से जानकारी मिली, उसके बाद वो आए। अब क्या है, ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी पॉसिबल है। तो कई पेशेंट्स को घर से बाहर लाते हुए पेरेंट्स को बहुत डर लगता है, उनको लगता है हमें ये मारेगा, पीटेगा, पड़ोस में बेइज्जती होगी। तो उसके बाद जब वो वीडियो कॉल पे दिखाते हैं और पेशेंट उस तरह की हरकतें कर रहा होता है, तो डायग्नोसिस बनाना पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके खाने में मिला के कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और कोविड के टाइम में तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था कि कुछ लोगों ने वीडियो देखा और उसके बाद ऑनलाइन दिखाया, और 2-3 महीने के बाद वो बच्चा पेशेंट पूरी तरह ही ठीक हो गया। अब स्किज़ोफ्रेनिया में 30-40% तो पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, 70% या 60% में पार्शली भी ठीक हो सकते हैं, कुछ में दिक्कत भी आ सकती है। बट जो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं सिर्फ एक वीडियो देख के या एक ही दवाई लेके, और जो उनको खाने में मिला के भी दी जा सकती है। तो आप सोचिए कि फैमिली की ज़िंदगी अचानक ही बदल जाती है। कुछ लोगों की तो मैंने बाद में शादियां भी देखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि शादी कराना कोई इलाज है, बट मैं ये कहूँगा कि पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाए, और आप दूसरी पार्टी को ये ज़रूर बताएं कि आपको ये बीमारी थी, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसी शादी होती है पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है और उसको दोबारा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एक और जो दूसरी बीमारी इस कैटेगरी में आती है जिसको बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी या जेलसी। इसमें हस्बैंड या वाइफ को ना शक करने की बीमारी होती है। उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड या वाइफ का चक्कर चल रहा है, उनके घर वाले समझाते हैं, उनके सास ससुर समझाते हैं, बट वो नहीं मानते हैं। कोई ऐसी एविडेंस नहीं होती। नॉर्मल जो मैसेजेस आते हैं आजकल, वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या चैट्स होती हैं या कुछ उस तरह के आते हैं, तो उनको लगता है ज़रूर इनका चक्कर चल रहा है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मार पिटाई होती है और तलाक तक बात आ जाती है, और सालों साल ये प्रॉब्लम चलती है। एक पुराने वीडियो में मैंने एक केस डिस्कस किया था जिसमें जो अंकल जी थे, जब उनकी शादी हुई थी 25 साल की उम्र में, तब से लेके जब वो 65 के हो गए थे और उनके पोते ने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको आदत थी अपनी वाइफ को गालियाँ निकालने की, और वो वाइफ को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे, जबकि उनको डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी थी। और दवाई देने के 2 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि माता जी ने 40 साल तक कैसी ज़िंदगी काटी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ की जानकारी की कमी की वजह से लोगों को कितनी कितनी परेशानी होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ लव। तो उसमें एक बार मैं एम्स में MD कर रहा था, तो उसमें एक रिक्शा पुलर था, तब ऐश्वर्या राय जी, अभी भी मशहूर है, तब भी मशहूर थी, उसने कहा कि ऐश्वर्या राय जी से मेरा चक्कर चल रहा है और वो मेरी शादी होने वाली है। तो उसमें क्या लगता है कि पेशेंट ऑफ हायर स्टेटस इज़ इन लव विद मी। एक तो होता है ना कि मैं विराट कोहली की फ़ैन हूँ, एक होता है कि विराट कोहली मेरा फ़ैन है, जब उसने बैट हिलाया मैच में 100 बना के, तो वो मुझे इशारा कर रहा था कि डार्लिंग आई लव यू। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता, जिसको डिल्यूजन ऑफ लव बोलते हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डिल्यूजन होती है जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ पैरासिटोसिस। इसके मैंने 15-20 पेशेंट्स देखे अपनी लाइफ में, बट इसमें पेशेंट को क्या लगता है उनके शरीर पे कीड़े हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे हाथ किया, उन्होंने बोला लो अपना डॉक्टर साहब हाथ आगे करो, ये देखो कीड़ा। अब मुझे नज़र तो कुछ नहीं आया, बट मैंने कहा हाँ ये है। उसकी वजह से उनको खुजली हो रही है, परेशानी हो रही है। फिर उसके बाद जब वो इलाज कराते हैं तो 2-3 महीने में उनकी खुजली बंद हो जाती है, कीड़े भी बंद हो जाते हैं। एक अंकल जी तो ये भी बोलते थे कि मेरे ऊपर लोग कीड़े फेंकते हैं जब मैं घर से बाहर जाता हूँ, इसलिए उन्होंने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। अब ये बीमारियों के लक्षण ही इतने अजीबोगरीब होते हैं कि घर वालों का ये समझना कि ये गलत है, मतलब ये कोई ऊपरी चक्कर है या कुछ खिला दिया या इनका दिमाग चल गया है, वो बिल्कुल सही है। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट नहीं होता तो शायद मैं भी यही सब सोचता। बट ये है कि अब हमें पता है इसका इलाज है, तो इलाज तो कराना ही चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। क्योंकि साइकेट्रिक बीमारी की प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट तो बीमार होता ही है,
बट सारे घर वालों की ज़िंदगी भी बदल जाती है। वो शादियों में जाना बंद कर देते हैं, बाकी लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, उसकी वजह से उनकी लाइफ भी कट ऑफ हो जाती है और वो भी दुखी रहने लग जाते हैं। और जो केयर प्रोवाइडर है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ है उसके बारे में तो फिर भी लोग ध्यान दे देते हैं, बट जो उसकी फिजिकली केयर कर रहा है या फाइनेंशियली जो उस पर खर्चा कर रहा है, उसका जो बर्डन है, उसका जो दर्द है, बाकी लोग नहीं समझ पाते। और कई बार ऐसा हुआ है कि क्लिनिक में या हॉस्पिटल सेटिंग में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, कि जब मैं बात करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये हुआ, तो वो लोग रोने लग जाते हैं। उनको लगता है पहली बार शायद किसी ने मेरी इस बात को समझा या ये भी देखा कि मेरे पे भी कितना प्रेशर आ रहा है इनको हैंडल करने में, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, इमोशनल प्रेशर हो, फिजिकल प्रेशर हो, दवाइयों का इंतज़ाम करना हो। और कई बीमारियों में दवाई भी काफ़ी लंबी चलती है और ख़र्चा भी होता है, तो घर वाले इसको लेके काफ़ी परेशान होते हैं। बट ये है कि अक्सर अगर हम ठीक से इलाज करें तो हॉस्पिटलाइजेशन से बचा जा सकता है और काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं वो घर पे ही आराम से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, हमने बात की मेंटल हेल्थ में मूड डिसऑर्डर्स की, स्किज़ोफ्रेनिया की, मूड डिसऑर्डर्स में हमने बात की डिप्रेशन की, बाइपोलर की, डिस्थाइमिया की, साइक्लोथाइमिया की, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की, स्किज़ोफ्रेनिया की बात की। उसके बाद हमने बात की डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स की। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की, क्योंकि घबराहट जो है वो सभी को होती है। आपने बच्चों को देखा होगा, स्कूल जाने से पहले उनको घबराहट होती है जब वो नए नए स्कूल जाने लगते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम होते हैं तो घबराहट होती है, जब हमें जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है तब घबराहट होती है, जब शादी होने वाली होती है। आजकल तो बच्चों को बहुत घबराहट होती है, हमारे टाइम तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, बट एनीवे आजकल बच्चे उसको लेके भी बड़े सेंसिटिव हैं कि शादी कराएं या नहीं कराएं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो। फीमेल्स को प्रेगनेंसी को लेके भी काफ़ी घबराहट और एंग्जाइटी होती है। तो घबराहट के कौन से डिसऑर्डर्स हैं एक्चुअली, जिसके बारे में हम समझना ज़रूरी है। तो घबराहट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक OCD है, फोबिया है, और उसके अलावा जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम फिलहाल बात करते हैं। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और ए पर्सन। कि डर जो है वो है तो सही, सामने वाला समझ भी रहा है कि ये डर गलत है, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसमें सिंपल एग्जांपल होता है, प्रोफेशनल्स हैं तो उनको प्लेन में उड़ना पड़ता है, मेट्रो में जाना पड़ता है, या बसेस में जाना पड़ता है, या लिफ्ट में जाना पड़ता है, या ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो लोगों को कई बार हाइट्स का डर लगता है, लोगों को प्लेन में जाने का डर लगता है, तो उसकी वजह से वो प्लेन की मीटिंग मिस कर देते हैं या ट्रेन में ही जाते हैं। कईयों को तो ट्रेन में भी, मेट्रो में भी जाने का डर लगता है, तो बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और एक दो बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अपने साथ किसी और को लेके जाते हैं, या कई बार ऐसा भी करते हैं कि वो 3-4 पैक दारू के पीते हैं और उसके बाद वो प्लेन में चढ़ते हैं और उसके बाद वो उतरते हैं, फिर नशा उतरता है, फिर वो किसी तरह मैनेज करते हैं, या एक दिन पहले जाते हैं क्योंकि मीटिंग में जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोबियाज़ में आती हैं। और एगोराफोबिया इसको बोलेंगे। क्लस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज स्पेसेस, जैसे लिफ्ट की बात होगी, बंद कमरे हो गए, तो वहाँ पे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। कई बार ऐसा भी हिस्ट्री मिलती है कि बचपन में छुपन छुपाई खेलते हुए कभी किसी ने अलमारी बंद कर दी, या एक बार मेरे को एक पेशेंट था इंटरेस्टिंग जो मुझे याद था कि उसने शराब पी थी, रोज़ पी के आता था, तो उसकी वाइफ ने एक बार उसको दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा रात भर पीटता रहा, बट उसकी वाइफ ने खोला ही नहीं दरवाज़ा, तो उसकी वजह से उसके मन में खौफ बैठ गया। तो वो ड्राइवर था, तो वो ड्राइव करते हुए भी शीशा खुला हुआ रखता था। अगर वो ड्राइव करते हुए शीशा बंद कर दे तो उसे घबराहट होने लगती थी, चाहे वो ठंड के इलाके में ड्राइव कर रहा हो, चाहे वो बारिश में ड्राइव कर रहा हो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फोबिया। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबिया लोगों को परेशान करता है वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब होता है लोगों को लेके घबराहट होना। हम जो हैं सोशल एनिमल हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों के सामने हमारी इज्जत हो, हम चाहते हैं हम दूसरों के सामने दिखावा करें, हमें दूसरों की तरक्की से जेलसी भी होती है, तो इसीलिए हमें दूसरों से डर भी लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका उल्टा होगा, हम जब सामने प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हमें एंग्जाइटी होगी। तो बच्चा जो है आंसर जानते हुए भी क्लास में खड़ा नहीं होता, ऑफिस में अगर कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले लेता है उसकी बातों का तो वो उसका विरोध नहीं कर पाता, हस्बैंड में वाइफ में भी अगर सामने वाला डोमिनेटिंग है तो वो दबके रह जाता है। तो अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है, जैसे पॉलिटिशियंस ही बहुत सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज वो बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं, लोगों के सामने कुछ भी बोल देते हैं, सही भी और गलत भी, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उनको सोशल एंग्जाइटी नहीं होती। तो इसलिए सोशल फोबिया का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बिजनेस लाइफ में ग्रो करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए और अपनी एंग्जाइटीज़ को मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं इसमें मेडिसिन का ही आपको साथ लेना पड़े, ये काउंसलिंग से भी हो सकता है, और इसमें रिपीटेड एक्सपोजर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप घर के छोटे मोटे फंक्शंस में जिम्मेवारियां लें, लोगों से बातचीत करें, फिर उसके बाद जब आपकी थोड़ी इज्जत होने लगेगी तो आप बड़े लेवल पे जाके जो है ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लें, जितनी 5-6 लोगों की मीटिंग में बात करें, फिर जब भी मौका मिले तो 10-12 लोगों की, तो धीरे धीरे जो है लेवल वो बढ़ता जाएगा जितना लेवल आप अपना बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं OCD की। OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब है
एक ही विचार बार बार आना, जिसको रोक नहीं पाना, उसकी वजह से परेशान होना और समय का बर्बादी होना। अगर 1 घंटे से ज़्यादा मन परेशान रहता है और ऐसा 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो हम बोल सकते हैं कि इसको OCD है। ऑब्सेशन में क्या होगा, थॉट होता है। कंपल्शन में क्या होता है, बिहेवियर होता है। जैसे मेरे मन में विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया बट मैंने हाथ धोए नहीं, तो ये जो विचार है ये है ऑब्सेशन। और मैंने हाथ जाके धो लिए जो कि ऑलरेडी साफ़ हैं, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ साफ़ हैं बट फिर भी मैंने धो लिए, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग, जो कि होता है कंपल्शन। तो दोनों कॉम्बिनेशन में ही होते हैं यूजली। तो इसमें लोगों को काउंटिंग होती है, बार बार नोट गिनना। आजकल तो नए नई चीज़ें भी आ गई हैं, नए नए सिम्टम्स आ गए जो हमने भी बुक में नहीं पढ़े थे। लोग चैट करने के बाद उनको डर लगता है कि चैट में मैंने कोई गलत फ़ोटो तो नहीं डाल दी, मेरी फ़ोटो का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, मैंने कुछ टाइप किया है तो मैंने सही टाइप किया कि नहीं, ऑफिस में मैंने कल रात को जो टाइप किया था मुझे दोबारा जाके अगले दिन चेक करना है, या बार बार रीचेकिंग करनी पड़ती है, काउंटिंग करनी पड़ती है, ताले चेक करने पड़ते हैं। और इसमें कुछ डिफरेंट ढंग की OCDs भी होते हैं। कई लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि उनके मन में गाने बजते रहते हैं, बार बार वो लूप में घूमते रहते हैं। कभी कभार तो ज़्यादा गाने सुन ले तो हमारे मन में भी हो जाता है बट वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट OCD है वो है रिलीजियस OCD या सेक्शुअल OCD। उसमें भगवान को लेके सेक्स के विचार आना, या मल मूत्र या पेशाब को लेके थॉट्स आना। और एक वर्ड यूज़ करते हैं, पेशेंट्स यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड फीमेल्स। देखो, सेक्सुअल थॉट्स आना तो नॉर्मल है। एक लड़का है, जवान है, 20-25 साल का है, या लड़की है, उसके मन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं हीरो या हीरोइन को लेके, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड ओके। बट अगर किसी को अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख के ही सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, मदर को देख के एक लड़के को सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या अपनी बहन को लेके, तो उसमें उनको गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, उनमें मज़ा नहीं आता। नॉर्मली जब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो लोगों को एन्जॉयमेंट मिलती है, यहाँ पे एन्जॉयमेंट नहीं मिलती। और OCD का एक खास इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो ये है, यू नेवर एन्जॉय OCD। आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता। अगर सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे तो आपको गिल्ट फीलिंग होगी, आत्मग्लानि होगी, और कई बार तो इस सिचुएशन में लोग सुसाइड करने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। और ऐसा कोशिश करते हुए मैंने मरीजों को देखा भी है कि मुझे पहली नज़र में लगा इनको शायद डिप्रेशन है। जब डिटेल में हिस्ट्री ली, उनसे पूछा, तो पता लगा उनको OCD है, और उनको अपनी रिस्पेक्टेड फीमेल्स को लेके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का अंत करना चाहते हैं। तो OCD बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आप डिटेल में देख सकते हैं, जिससे आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब कोई टेंशन या तनाव होती है ज़िंदगी में। बट इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स में तो एक्चुअली जब कोई टेंशन या तनाव होगा तभी किसी को प्रॉब्लम आएगी। और स्ट्रेस भी ना 2 तरह की होती है। एक डिसऑर्डर्स आते हैं जिसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, और दूसरे होते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में क्या होता है, लाइफ इवेंट्स होते हैं। लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो स्कूल गया, उसके बाद उसने कॉलेज गया, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसका अफेयर चला। अरे, अफेयर तो पहले ही चला देना चाहिए था मुझे, चला एनीवे। तो उसका अफेयर चला, बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, उसके बाद बॉस ने कुछ बोल दिया और कोई प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल कोई इशू आ गए। तो जीवन में ये जो चीज़ें हैं ये सभी के होंगी। किसी के जीवन में कुछ होगा, किसी के जीवन में कुछ होगा। अगर इसी को लेके कोई एडजस्ट ना कर पाए तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे एग्ज़ाम को लेके किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में आएगा। अफेयर चल रहा है और या किसी ने प्रपोज मारा, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया और वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया। अब ये तो नॉर्मल है भैया, मुझे कोई पसंद आया बट मेरी शक्ल किसी को नहीं पसंद आई, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, और मुझे मना कर सकता है या कर सकती है। तो उस केस में जो है दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और कई बार क्या होता है, अफेयर चल भी जाता है, और कई बार बच्चों ही कई बार बात करते हैं कि भाई ये अफेयर चल गया, अब तो मैं जीवन भर इसी के साथ रहूँगा, बट 3-4 महीने में उनका अफेयर टूट भी जाता है। तो ब्रेकअप जो है वो भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के पार्ट में आता है, जिसमें इमोशनल फीलिंग सारी तरह की आ सकती हैं। उसमें एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। क्योंकि जब भी हमें लाइफ में कोई टेंशन आती है ना, हम 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो हमें घबराहट हो जाती है, या हमें उदासी हो जाती है, या हम बदतमीज़ हो जाते हैं, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसके अलावा जॉब में जब हम जाते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही तो बहुत टेंशन हो जाती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो जाता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई बात करेगा बताओ कितने पैसे कमा रहे हो। या फिर हम कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो हमें पैसे के लिए करनी पड़ रही है बट हमें पसंद नहीं है, या हमें जॉब भी पसंद है तो हमें बॉस पसंद नहीं है, माहौल पसंद नहीं है। या होता क्या है कि जो लोग सेंसिटिव बाय नेचर होते हैं, आराम से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो शुरू से भी वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। जब उनके जीवन में स्ट्रेस आता है तो उसको उनको मैनेज करने में उनको दिक्कत आती है, और जैसे ही वो स्ट्रेस चला जाता है तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान भी हो जाती है। तो दिस इज़ क्लासिकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। आमतौर पे ना एक कहावत या घर वाले बोलते हैं बेसिकली कि अगर इसको टेंशन होगी ना, इसको घुमाने ले जाओ। तो डिप्रेशन के केस में तो मैं ये बोलूँगा
कि पहले डिप्रेशन ठीक हो जाने तो फिर लेके जाना। बट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में ऐसा ज़रूर फ़ायदा होता है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई स्ट्रेस हुआ है या किसी की जॉब नहीं है तो उसकी जॉब लग जाती है, तो उसकी वजह से उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसमें काउंसलिंग का रोल कहीं ज़्यादा होता है बजाय मेडिसिन का, ताकि जो उसकी कोपिंग स्किल है, कोपिंग स्किल का मतलब है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट रिसर्च ये भी कहती है कि आपके दोस्त आपके सबसे अच्छे काउंसलर्स होते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर भी बात करने के बाद मन हल्का महसूस करता है। इवन ये तो मेरे साथ भी होता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई टेंशन आती है, कोई बात होती है, अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूँ या मेरे कुछ 4-5 फ्रेंड्स हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा भी मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है कि किसी से इमोशनल बात कर लो, किसी से फाइनेंशियल बात कर लो। तो इस तरह के 3-4 लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं और वो ट्रस्ट वर्दी हैं, जो आगे जाके कहीं और हल्ला ना मचाएं, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो। बट अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में कई बार डिप्रेशन और सुसाइडल तक बात पहुंच जाती है। आपने सुना होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या कोटा में आपने सुने होंगे सुसाइड। तो वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के हैं। तो उसमें प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। और सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टैलेंट भी होना चाहिए, लक भी होना चाहिए और आप में हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। तो कई बार हम अपना गलत आकलन कर लेते हैं और हमारे जो आसपास वाले होते हैं वो बेटर जजमेंट हमारे को बता सकते हैं, या पता होती है, हम उनसे पूछें तो वो हम बता सकते हैं कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, 3-5 साल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हमारी क्षमता है वो जो टेस्ट जो डिमांड करता है और जो हमारी क्षमता है क्या वो मैच भी करती है। अगर वो मैच करती है तभी बात बन पाएगी। और हमेशा प्लान बी सी होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि टैलेंट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लक भी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-4 नंबर से कोई चीज़ रह गई, बट अगर आप दिल पे लगा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगली कैटेगरी जो आती है वो आती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मेनली तो वैसे यूज़ होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर या रॉयट्स। इसमें क्या हुआ, जैसे सोल्जर्स ने मौत का मार काट देखी, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, या गाज़ा में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके जो वीडियोस आ रहे हैं वो इतने दर्दनाक और भयानक होते हैं कि कोई किसी की भी रूह कांप जाए। तो उस तरह की चीज़ को एक्चुअली में विटनेस करना जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है। बट आम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कैसे होता है? आम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है कि किसी के साथ पत्ते खेले अपने जीजा जी की शाम को रात को, और उसके बाद अगले दिन पता लगा उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कई बार लोगों के मन में खौफ बैठ जाता है कि उनको हार्ट अटैक उनको भी हो सकता है। वो अपने लिपिड टेस्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है। कई बार घर में कैंसर हो जाता है, या अनटाइमली डेथ हो जाती है किसी फैमिली मेम्बर्स की, या एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखते हैं लोग, जिसमें कि अभी पीछे एक मुझे बात कर रहे थे मेरे बच्चों के टीचर ही के, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक्सीडेंट देखा जिसमें बस जो थी वो किसी के ब्रेन के ऊपर से चढ़ गई थी। तो उनको खौफ हो गया कि मैं अब 2 व्हीलर नहीं चलाऊंगा, 4 व्हीलर ही चलाना चाहिए, ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 1-2 दिन के लिए डर रहे तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 3 दिन में चीज़ें काफ़ी सेटल हो जाती हैं। पहले महीने में ही सेटल हो जाएँ तो वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा। 1 महीने से ज़्यादा अगर लक्षण रहते हैं तो हम उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें फ्लैशबैक्स मतलब पुरानी बातें याद आएंगी, और उसके बाद नाइटमेयर्स, नए सपनों में भी वही ख्याल आएंगे। उसकी वजह से आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो उसके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें काउंसलिंग का रोल भी होगा और इसमें मेडिसिन का भी रोल होगा। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में तो मेनली काउंसलिंग का रोल ज़्यादा होगा कंपेयर टू मेडिसिन, ताकि हमारी कोपिंग स्किल्स बेटर हो जाएं और आने वाले टाइम में भी जब हमारी ज़िंदगी में टेंशन या परेशानी हो तो हम उसको ठीक से मैनेज कर पाएँ। अगले डिसऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो वो है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स। सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, सोमा का मतलब होता है शरीर या बॉडी। तो बॉडी में तो सब कुछ हो सकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, हो रहे हैं मरीज़ को शारीरिक लक्षण, जब वो जांचें करा रहा है तो जांचें आ रही हैं सारी नॉर्मल, और शरीर में डॉक्टर उसको बोल रहा है कुछ नहीं है, और उसके बाद वो ठीक नहीं हो रहा। तो उनको लगता है कि डॉक्टर ना मेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा। फिर वो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, चौथे डॉक्टर को दिखाते हैं। इसमें डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद सारे टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं तो खुश होने के बजाय वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में तो लक्षण आ रहे हैं। जैसे नाम मैंने क्या बोला, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो शारीरिक लक्षण तो आ रहे हैं, जांचें कराने पे कुछ निकल नहीं रहा। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, सेरोटोनिन जो न्यूरोकेमिकल डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अगर केमिकल थोड़ा कम हो तो डिप्रेशन के बजाय सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो जाता है। तो हमारा जो एहसास होता है दर्द का या बाकी शारीरिक लक्षण का वो बढ़ जाता है।
तो जब वो दवाई देते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ही होती है या SSRIs बोलते हैं या TCS लो डोज में भी देते हैं, तो पेशेंट ऐसे ठीक होता है जैसे छूमंतर हो गए सारे के सारे लक्षण। बट ये एक्सेप्ट करना कि मुझे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, पेशेंट के लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कई वैरायटीज़ में आ सकता है, जैसे इसमें होता है सोमैटिक सिम्टम्स में ऐसा हो सकता है कि सर में भारीपन हो रहा है, पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं कि थोड़ी सी भी टेंशन हो जाती है तो पेट खराब हो जाता है, गैस होने लगती है, दस्त लगने लगते हैं, पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। उसके अलावा जो है पेन हो सकता है, सर में दर्द, पीठ में दर्द, टांग में दर्द, और दर्द कभी यहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है। मेरी अपनी रिलेटिव आंटी जी थी जो बोलती थी मेरे गैस जो है वो पेट से सर में चढ़ रही है, यहाँ जा रही है, दबाते हैं तो यहाँ से देख बाहर निकल रही है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट उनको एहसास ऐसे ही होता था। जब मैं उनको मेडिसिन देता था तो वो पूरी ठीक हो जाती थी। तो उनको क्लासिकली सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर था। इसमें एक और चीज़ होती है इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या पुराने टाइम में इसको हम बोलते थे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता था, पेशेंट ये मान के चलता है कि उसको कैंसर है या उसको HIV है। तो कई बार लोग 30-30, 40-40 बार अपना HIV टेस्ट करा लेते हैं, अपनी वाइफ का भी HIV टेस्ट करा लेते हैं, सब नॉर्मल है। बट फिर अगर रिपोर्ट में कुछ ये भी लिखा हो ना, इतना लेवल है, दो इट इज़ नेगेटिव, तो बोलेंगे ये लेवल क्यों लिखा हुआ है, इस लेवल का क्या मतलब है, ये लेवल नहीं लिखना चाहिए था। या फिर इलनेस एंग्जाइटी, हमें पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी, मुझे पक्का पता है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर खांसी हो गई है तो TB हो जाएगा, सर में दर्द हो गया है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, थोड़ी सी घबराहट हो गई है तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स आते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में, और ये 6 महीने या उससे ज़्यादा हो जाते हैं। पुराने टाइम में जो क्लासिफिकेशन थी सोमेटाइजेशन, उसके लिए तो 2 साल चाहिए होते थे, और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी जांचें होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के ओपिनियन लेते हैं, पेशेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। और ये भी हमारे को समझना इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अपनी जगह सही है। कई बार जैसे हमें सिखाया जाता है, और मैं पेशेंट्स को ये बोलता भी हूँ, या सारिका मैम बात करती हैं उनसे, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, कि आप ये लक्षण महसूस कर रहे हो, बट आप ये बात समझो कि आपका शरीर ठीक है, दिमागी केमिकल जो आपको ये एहसास कराते हैं कि आपका शरीर ठीक है, वहाँ गड़बड़ होने की वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। तो इसमें साइको एजुकेशन पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमिली की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फैमिली उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं पैसे खर्च करके। और दवा लेने के बाद पहले पेशेंट रिलेक्टेड होता है, फिर मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और अब मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस जो 20 साल का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखा है कि कई लोग मेरे पास आते थे, वो 6 साल पहले आते थे, फिर 2-3 साल ठीक रहे, उसके बाद उन्होंने दवाई छोड़ दी, जो कि छोड़नी भी चाहिए 1-2 साल अगर कोई ठीक रहता है। तो उसके बाद जब दोबारा उन्होंने दवा शुरू की, दोबारा वो ठीक हो गए, तो उनको विश्वास हो गया, वो समझ गए अपनी बीमारी को, तब उनको उतना परेशान नहीं होना पड़ता, और वो अपना इलाज कराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, ओबेसिटी भी वैसे ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर आप खाना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि डॉक्टर ने आपको बोला आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और आपका वजन बढ़ा हुआ है, कि आपको सैर करनी चाहिए, थोड़ा खाने पे ध्यान रखना चाहिए, चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसके बाद मैदा नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो कई बार तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब फिर खाना क्या चाहिए, घास फूस खाएं, फिर जीने का फ़ायदा क्या। बट एनीवे, अब मजाक को छोड़ के ओबेसिटी का भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोटापे होने की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और डिप्रेशन के चांसेस भी जो हैं वो आपको बढ़ेंगे, और फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, खासकर अगर आपकी उम्र 40-50 से अब ज़्यादा होने लगी है, जैसे कि मेरी होने वाली है 50 ईयर्स। तो मुझे तो अपना खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगली ज़िंदगी जो है वो बढ़िया कटे। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो खासकर फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, बट मेल्स में भी होते हैं। एक को बोलते हैं एनोरेक्सिया डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोजा, और दूसरे को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोजा। नर्वोजा मतलब माइंड से रिलेटेड समझ लीजिए आप। एनोरेक्सिया का मतलब है कि भूख कम लगती है, बट वो रिसर्च में तो ये बोला जाता है कि भूख तो लगती है, पेशेंट जानबूझ के खाना नहीं खाती, इतना कम खाना खाती है कि मान लीजिए उनका वेट 50 kg होना चाहिए तो उनका 15% लेस होगा, मतलब 7.5 किलो कम होगा। वैसे तो 42.5 kg होना चाहिए। तो अगर किसी का 50 kg वेट है तो आमतौर पे हमने क्लिनिक में देखा उनका वजन 35 किलो होता है। वो अपना खाना छुपा देते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स को डस्टबिन में मिलता है, वो खाना घर वालों के सामने खाना बंद कर देते हैं, खाने की रेसिपीज से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी का फिगर चेंज होने लगता है। घर वाले बोलते हैं बेटा आप कमज़ोर हो रहे हैं, बट उनको फिर भी लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ये टीनेजर्स में होता है, 15-16 साल की उम्र में बार्बी डॉल सिंड्रोम टाइप भी इसको बोला जाता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री या आजकल तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, और बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम और यूट्यूबर ही बनना चाहते हैं, तो वो फिज़िकली फिट दिखना चाहते हैं, बट गलत ढंग से। तो उसमें चांसेस जो हैं अगर ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तो बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है बुलिमिया नर्वोजा। बुलिमिया नर्वोजा में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसमें वेट तो नॉर्मल रहता है, वेट नहीं बढ़ता इसमें, और कम नहीं होता इसमें।
वेट नॉर्मल रहता है, बट पेशेंट खाते बहुत ज़्यादा है, जिसको बिंज ईटिंग बोलते हैं। बिंज का मतलब होता है आमतौर पे हम एक दिन में अगर कोई फिजिकली हेल्दी है तो उसको 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 10,000 कैलोरीज़ खा जाएंगे, मतलब 4-5 दिन का खाना खा गए 2-4 घंटे के अंदर अंदर ही। और उसके बाद अब इतना खाना खा गए तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट तो नॉर्मल है। या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या आपको उल्टी मारनी पड़ेगी, या 10 की गोलियाँ खानी पड़ेंगी। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर्स में अक्सर ये देखा गया है कोई ना कोई पर्सनैलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो चीज़ें हैं, ये सब्सटेंस यूज़, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जिस पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर जब हमारा बच्चा टीनेज में जा रहा है या 20-21-22 साल का हो रहा है और अपनी बॉडी को लेके वैसे ही कॉन्शियस होते हैं इस उम्र में, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में क्या है, इस अगर सेंचुरी को बोला जाए तो सेंचुरी ऑफ स्लीपलेसनेस बोल सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो इंसान 100 साल पहले सोया करते थे उससे 1 या 2 घंटे कम सो रहे हैं। अब आप नॉर्मल रूटीन देखिए, तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं 7-8 साल का था, गाँव में था, राइट नाउ मैं 50 का हूँ, तो उस टाइम हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो सर्दियों के दिनों में 6 बजे हमारी दादी बिस्तर लगा देती थी घर के अंदर, और गर्मियों के दिनों में घर से बाहर शाम को 7 बजे, और लोग सो जाते थे। 4 बजे सुबह मेरे दादाजी उठ जाते थे और वो खेतों में चले जाते थे, और 11 बजे तक वो काम करके आ भी जाते थे। इमेजिन कि 7 घंटे कोई काम कर चुका है 11 बजे तक, अब तो कमाल ही हो गया है। लोग 3-4 बजे सोते हैं और 12-1 बजे उठते हैं। कई बार तो क्लिनिक पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उनसे वो बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रही, तो मैं पूछता हूँ कब सोते हैं, बोलते हैं रात को 2 बजे सोते हैं। मुझे भी लगता है हाँ यार बड़ी दिक्कत हो गई है, तो रात को 2 बजे नींद आ रही है, तो मैंने कहा उठते का मैं बोला 11-12 बजे 1 बजे, तो फिर तो क्या नींद नहीं आ रही। बेसिकली इसको लोग बोलते हैं स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल मतलब जब सोना चाहिए तब आप नहीं सो पा रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, वट एवर यू वांट टू से, और जब आपको उठना चाहिए तब आप उठ नहीं पा रहे। तो इसमें ये कोई ट्रीटमेंट पर से, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसमें अगर मैं एक ही टिप दूँ तो वो ये है कि रात को सोने का टाइम तो आप निर्धारित नहीं कर सकते, बट सुबह उठते रहेंगे आप रेगुलरली एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, 1-2 दिन नहीं, कम से कम 3-4 हफ्ते या 1 महीना, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्लीप डेप्थ हो जाएगा। स्लीप डेप्थ मतलब आप पे उधार चढ़ जाएगा नींद का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बैठे बैठे भी सो जाएं, जो लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। और दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो बिस्तर पर बैठ के खाना भी खाते हैं, बिस्तर पर बैठ के गप्पे भी मारते हैं, बिस्तर पर बैठ के अपना फ़ोन भी देखते हैं। तो वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है वो एसोसिएशन हो जाती है। एसोसिएशन मतलब एक हर चीज़ से एक जुड़ाव होता है। कोई अपने घर जाता है तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज उसका माहौल बड़ा क्रिएटिव मतलब हेल्पफुल होता है, पेरेंट्स उसके अगर सपोर्टिव हैं तो। उसी तरह जो बिस्तर है उसके साथ एसोसिएशन होनी चाहिए कि आप लेटे और सो गए। तो बेड, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे नींद कम आने की या नींद का टाइमिंग की, तो आप बेड पे कुछ ना करें नींद के अलावा। एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है सेक्स, दैट्स इट। तो इन 2 चीज़ों के अलावा आपको बेड पे कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपकी नींद बढ़िया हो जाएगी स्लीप अवेक साइकिल में। उसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं इंसोम्निया। तो हफ्ते में अगर आपको 3 दिन तक ढंग से नींद नहीं आ रही है और ऐसा महीने से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको इंसोम्निया बोलेंगे। उसको नींद आने में परेशानी जो खासकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होती है, जिन दिनों चिंता आपको ज़्यादा होती है। मिडनाइट अवेकनिंग, रात को नींद टूट जाना। मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट MBBS में नहीं हो पाया, और मेरे पिताजी बड़े टेंशन में थे। तो वो कहते थे मेरी ना रातों को नींद खुल जाती है। मैं सोचता हूँ मेरी तो खुद नहीं खुलती। तो उनको टेंशन थी, मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। एनीवे नेक्स्ट ईयर तो सिलेक्शन हो ही गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका मन उदास होता है या बहुत ही परेशान होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी रातों की नींद जा सकती है। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पिताजी को नींद भी आने लगी, तो मतलब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था उस टाइम। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग का मतलब होता है कि आपकी सुबह सुबह नींद खुल जाती है जब आप नहीं चाहते। आमतौर पर तो लोग चाहते हैं सुबह उठ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह नींद खुल रही है, वो भी 2 घंटे पहले। मान लीजिए कोई 6 बजे उठता था या कोई 8 बजे उठता था, तो 8 बजे उठने वाला 6 बजे से पहले उठने लगेगा, 6 बजे उठने वाला 4 बजे से पहले उठने लगे, और वो चाहे कि वो सो जाए, उसको नींद ना आए। तो ये क्लासिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है। मेन क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन में तो नहीं आता है, बट एंडोजीनियस डिप्रेशन में आता है। तो अगर नींद आने की दिक्कत आ रही है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। आप तुक्का ना मारें, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल से जाके मिले, चाहे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पर अगर सुबह नींद खुल रही है या रात को भी नींद टूट रही है बीच में, तो वो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। होने को तो वो मेनिया का लक्षण भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया का भी। उसके डिटेल में अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे। तो हमने स्लीप अवेक साइकिल की बात की, हमने इंसोम्निया की बात की, उसमें हाइपरसोम्निया भी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना। कई बार डिप्रेशन में भी ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा एक नार्कोलेप्सी प्रॉब्लम होती है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहती है। उसमें क्या होता है, स्लीप अटैक्स आते हैं, अचानक ही सो जाते हैं लोग, ड्राइव करते करते भी सो जाते हैं, सेक्स करते करते भी सो जाते हैं, जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग हो सकता है दोनों सिचुएशन में, एक इमोशनली और एक जान के लिए। तो नार्कोलेप्सी का इलाज भी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या कोई स्पीच स्पेशलिस्ट से आप अपना करवा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी
स्लीप के अंडर आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में एक तो नॉर्मल लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सेक्स के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। सेक्स की इच्छा होना, उसके बाद एक्साइटमेंट फेज, बॉडी में जब चेंजेस आते हैं सेक्स के लिए वो रेडी होती है, और उसके बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाता है जिसको ऑर्गेज़म बोलते हैं, उसके बाद ऑर्गेज़म के बाद आप क्या फील करते हैं। तो अगर इच्छा ज़्यादा होती है या कम होती है तो उसको हाइपो या हाइपर सेक्सुअलिटी बोलेंगे। अगर इच्छा नहीं होती, जो कि 1% लोग होते हैं, ए सेक्सुअल भी बोल सकते हैं। हो सकता है अब कई सेंट्स अपना करेक्टर इसलिए भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि उनकी सच में ही कोई इच्छा नहीं होती है, तो उनके लिए बहुत ही नेचुरल है। बेसिकली सेक्स को जब भी आप ज़बरदस्ती दबाते हैं, अगर आपको इच्छा होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कई बार जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो उसमें जब वो ज़रूरत से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि जो वो सामने दिखा रहे होते हैं उसके उल्टा बहुत ज़्यादा होता है, तो दूसरों को प्रवचन देते हैं बट वो खुद वो सेक्सुअल एंगल्स में फंस जाते हैं। तो इसलिए सेक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ए सेक्सुअल है तो उसको कोई सेक्स की इच्छा नहीं है, और नॉर्मल इंसान है अगर उसको सेक्स की कोई इच्छा होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मास्टरबेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन जो है नॉर्मल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन को देखा और वो पट गई, तो नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि आप सड़क पर गए, आपने किसी को देखा और वो आपसे इम्प्रेस हो गई। तो उसी तरह पोर्नोग्राफी में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं है, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर देती हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। और मैंने जो एक ट्रेंड नोटिस किया, हमारी जनरेशन के टाइम तो विजुअलाइजेशन प्रेजेंट थी नहीं, तो अगर आपको मास्टरबेट भी करना होता था तो अपना दिमाग लगाना पड़ता था या मैगजीन देखनी पड़ती थी। अब जो है बच्चे पोर्न देखते हैं तो उनको नॉर्मल, वो सेक्सुअलिटी नॉर्मल लगने लगी है, जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये नॉर्मल नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में कई बार होता है पीएमई की प्रॉब्लम आती है, पीएमई नहीं, ईडी की प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर बोला जाए तो जो इरेक्शन होती है पेनिस की, वो या तो होती ही नहीं है या होती है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इससे पहले कि सेक्सुअलिटी कंप्लीट हो पाए या सेक्स की जो एक्टिविटी है मेल और फीमेल की कंप्लीट हो पाए। तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से उनकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है फिजिकल। उसके अलावा नई नई जब शादी होती है तो एंग्जाइटी की वजह से भी इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो नए नए आपको धीरे पहले गियर समझना पड़ता है, रेस समझनी पड़ती है, ब्रेक समझनी पड़ती है। उसी तरह सेक्स के बारे में भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है। जब आप एज ए पार्टनर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं तब उसके बाद आपकी सेक्सुअलिटी बेटर हो जाती है। तो इसलिए कई बार 50 to 70% लोगों का हनीमून तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फैक्ट तो यही है, चाहे कोई शेयर करे या ना करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है हनीमून पे, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। वो भी यूजली साइकोलॉजिकली होती है या कई बार मेडिकल भी हो सकती है, न्यूरोकेमिकल्स की वजह से। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है नॉर्मल इजैकुलेशन टाइम आइडली तो 2 to 6 मिनट्स का होता है, बट पोर्नोग्राफी देख के कई लोगों को लगता है आधा घंटा या 1 घंटा भी नॉर्मल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जैसे हम भी वीडियोस बनाते हैं तो कट लगा के जोड़ते हैं, कई बार मैं बीच में रुक जाता हूँ, बट आपको लगेगा वीडियो कॉन्टीन्यूस चल रहा है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि वो कॉन्टीन्यूस चल रहा होता है। और 1-2 जो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी पोर्नोग्राफी का वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे तो ये समझ आया कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि शक्ल किसी और की दिखा रहे होते हैं, किया किसी और नहीं होता है, और जो फीमेल होती है उसको कोई इन्जॉयमेंट नहीं आ रही होती जिन चीज़ों में उनको दिखाया जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या रियल है क्या अनरियल है। तो हमें नहीं समझ होती इस बात की, इस वजह से काफ़ी सारी भ्रम जो है लोगों के मन में बैठ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मेरा 5 मिनट सेक्स हो रहा है या 10 मिनट, तो वो तो सुपरमैन है, नॉर्मल है, उनको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लूटा जाता है, ठेके करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की क्या कैपेसिटी है। तो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में प्रॉपर ढंग के वीडियोस देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स और मोटिवेशनल गुरुज भी वो बोलते हैं कि नो फैब मूवमेंट होनी चाहिए, मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि मास्टरबेशन अगर कोई ए सेक्सुअल है, उसका मन नहीं करता तो ना करना भी नॉर्मल है, और अगर किसी का मन करता है और वो करता है, डेली करता है, तो भी नॉर्मल है। इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है कि कितना नॉर्मल है, आपका जब तक फिजिकली ओके फील कर रहे हैं तो नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, पोर्नोग्राफी देखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना, वो नॉर्मल नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको पोस्ट इक्टल डिस्फोरिया बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, सेक्स करने के बाद जब करना था तब तो आपने कर लिया, चाहे प्रोस्टिट्यूट के साथ किया या किसी फ्रेंड के साथ किया, बाद में आपको पछतावा होता है, तो गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, उसको पोस्ट क्वाइटल डिस्फोरिया भी बोलते हैं। क्वाइटल मतलब सेक्स करना। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। देखिए, पर्सनालिटी हर किसी की होती है, बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझना ज़रूरी है। एक तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लीगली आप 18 साल की उम्र के बाद ही डायग्नोस कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली रेप केस। दिल्ली रेप केस में जो एक लड़का था जो दोषी था,
उसको उम्र जो है उसको 3 साल में ही छोड़ दिया गया था कि उसकी उम्र उस टाइम जो है 18 साल से नीचे थी। उसके बाद लॉ चेंज हो गया कि मर्डर और रेप के केस में अगर कोई 16 साल से नीचे भी है तो उसको अडल्ट की 16 से ज़्यादा है तो 16 से 18 के बीच में भी अडल्ट माना जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए पहले उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। हम सबकी पर्सनैलिटी है, बट अगर हमारी, जैसे मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया था, सिम्टम्स, ड्यूरेशन एंड डिसफंक्शन, तो यहाँ पे क्या आ गया, पेशेंट को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या लगता है, एलोप्लास्टिक। एलोप्लास्टिक का मतलब होता है उसको लगता है मैं तो हूँ बिल्कुल ठीक, दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है, कई बार पेशेंट को भी परेशानी होती है, बट फिर भी वो नहीं मानता कि उसको कोई परेशानी हो रही है। तो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्या है, अक्सर क्या होता है, मूड डिसऑर्डर है, किसी को उदासी हुई तो उदासी होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ट्रेट या स्वभाव। ट्रेट या स्वभाव में अगर आपको समझना हो तो जैसे आपका कोई दोस्त है, बचपन में वो कोई पॉजिटिव थिंकर था या नेगेटिव थिंकर था या एंग्जाइटी प्रोन था, वो अभी भी पॉजिटिव थिंकर है, नेगेटिव है या एंग्जाइटी प्रोन है, तो ये हमारा स्वभाव है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में स्वभाव होता है, तो इसलिए इनको ट्रीट करना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्योंकि एक तो ये खुद से मानते नहीं, इनको प्रॉब्लम होती है, और ये ज़िंदगी में जी ही ऐसे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें क्रिएट होती हैं वो इनके आसपास के लोगों में और कई बार इनकी लाइफ में भी क्रिएट होती हैं। जब आप डिसऑर्डर्स को समझेंगे तब आपको समझ आएगा। डिसऑर्डर तभी होगा जब किसी को परेशानी होती है। रिसर्च के हिसाब से तो माना जाता है कि 10-15% लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, क्लस्टर ए, बी एंड सी। ए में आता है पैरानॉइड, स्किजॉइड एंड स्किजोटिपल। पैरानॉइड मतलब वो लोग जो शक्की हैं, इनको स्किजोफ्रेनिया नहीं है, इनको कोई डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस नहीं होती, बट इनको शक होता है कि पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है, हमारी मेड ने सामान उठा लिया है मेरे पे। ये वो लोग होते हैं जो छोटी मोटी बातों पे केस ठोक रहे होते हैं लोगों के ऊपर, तो इनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद होता है स्किजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कई बार हमने क्लिनिक पे देखे हैं, मैम ने भी देखे हैं, मैंने भी केसेस देखे हैं। उसमें क्या होता है कि लोग ना लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, ए सोशल होते हैं। ए सोशल, ना इनको सेक्स में इंटरेस्ट होता है, ना इनको तारीफ से कोई फ़र्क पड़ता है, ना इनको बेइज्जती से फ़र्क पड़ता है, ये लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जबकि ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल, वो लोगों से बात करना चाहता है। तो घर वालों को कई बार तो ऐसा हुआ है, उनको लगता है कि ये शादी नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें कोई सेक्स की प्रॉब्लम हो या कोई और दिक्कत हो। जब उनकी डिटेल असेसमेंट करते हैं या पर्सनैलिटी असेसमेंट, उनका जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो उसके बाद पता लगता है इनको स्किजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर पेशेंट रेडी हो जाता है तो कई बार मैंने मेडिसिन भी दी है जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो काफ़ी बदल भी जाते हैं, बट थोड़ा सा लंबा टेढ़ा सा केस होता है। तो दैट इज स्किजॉइड। उसके बाद आता है स्किजोटाइपल। स्किजोटाइपल जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनमें 10% चांसेस होते हैं कि अल्टीमेटली इनको स्किजोफ्रेनिया भी हो जाएगा। ये थोड़े से अजीबोगरीब सी बातें करते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट था, जो मेरा पुराना एग्जांपल ध्यान आ रहा है, कि उसको लगता था कि फ्रेश एयर खानी चाहिए तो वो घर से बाहर सोता था गली में। अब ये नॉर्मल नहीं है, कुछ वियर्ड से है, तो इनका सोचने का तरीका बहुत ही वियर्ड होता है। ये अजीब अजीब से फंडे बनाते हैं, वो फंडे वाहियात से होते हैं बट आपको सुनने में ठीक ही लगते हैं। तो दैट इज़ स्किजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लस्टर बी की, तो इनको बोलते हैं इमोशनल, ड्रामेटिक एंड इरेटिक। इसमें आते हैं सबसे पॉपुलर जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के या नार्सिस्टिक के। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनको लगता है, नार्सिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव, खुद को प्यार करने वाले। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि वही भगवान है या वही राजा रानी है, बाकी लोगों का काम है कि उनका काम करें और उनके लिए वो जिएं, और बदले में वो उनके लिए उनको नहीं लगता कि उनको दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से वो चूस लेते हैं आपको, लेकिन आपको वापस कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा रहता है। और वो बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जो सक्सेसफुल CEOs वगैरह भी हों, जो उनमें इस तरह के ट्रेट्स होते हैं। तो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। उसके बाद है ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बचपन में ही आपने नोटिस किया होगा अपनी क्लास में कुछ लोगों को अपने आप को कट्स मारने की आदत होती है, और इनमें सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा होता है, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, रेकलेस बिहेवियर, ड्राइविंग, पैसा खर्च करना, अकेला महसूस करना, कभी बहुत ज़्यादा प्यार और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनस्टेबल होना। तो उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं। जॉब्स में भी बहुत मुश्किल आती है, तो कभी जॉब से फायर हो जाएंगे, और तो दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती है, दूसरों की ज़िंदगी में भी उनकी वजह से बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद आते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। उनके बात करने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके क्या कहते हैं, कुछ भी करने का जो ढंग है वो ऐसा होगा कि बाकी लोग उन पर ध्यान दें। तो हमेशा वो अटेंशन सीक करना चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में जाएँ या किसी फंक्शन में जाएं या किसी ऑफिस में जाएं, क्रेडिट लेना और ये सब। तो दे कैन ऑल्सो बी वेरी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ टू डील विद।
उसके बाद आते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एंटी सोशल का मतलब होता है जो सोसाइटी के लॉज को तोड़ते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता। तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिटिशियंस का एग्जांपल तो लोगों के मन में कॉमन नहीं आता, बट नॉर्मल लाइफ में भी होता है। पीडोफिलिक्स होते हैं जो सेक्सुअली बच्चों को हरास करते हैं या उस तरह से। तो जो सोसाइटी ने नियम बनाए हुए हैं ताकि सोसाइटी ठीक से चल सके, उनके नियमों को तोड़ना और उसके बाद भी कंफर्टेबल फील करना और गिल्ट फील ना करना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम अगर क्लस्टर सी की बात करते हैं तो उसमें आता है एंग्शियस एंड अवॉइडेंट। तो वो लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी लोगों से मिलना कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो तभी मिलते हैं जब उनको लगता है कि बाकी लोग जो है उनको मजाक नहीं उड़ाएंगे या सेफ फील करेंगे। वो हमेशा शादियों पे जाने में, फंक्शंस में जाने पे, घर से बाहर निकलने में दिक्कत आएगी उनको। उसके बाद आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हम जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में तो हमें कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारी मदद करे, जो हमारी बात सुने और हमें सलाह दे। बट आपको डे टू डे बेसिस के लिए भी अगर किसी की राय की ज़रूरत है कि आप खाना खाएं या नहीं खाएं, आप बाहर जाएं या नहीं जाएं, या रीश्योरेंस बोलेंगे कि हर चीज़ के बाद आपको तसल्ली चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और उसके बाद आता है OCPD। OCD और OCPD में बहुत फ़र्क होता है। OCPD वाले वो लोग होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब वैसे तो आमिर खान एक एग्जांपल आता है, पुराना एग्जांपल आएगा तो पाकीज़ा पिक्चर का डायरेक्टर कमाल अमरोही शायद थे। तो ये लोग दिमाग में आते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। या एक और मूवी थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, एविएटर, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ OCPD। पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट, दे आर नॉट कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड दे वांट कि बाकी लोग भी उनके लिए काम करें या उनके हिसाब से काम करें। वो रिजिड होते हैं। OCPD में तो सामने वाले को लगता है कि मेरी गलती है, मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं गलत हाथ धो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। रेयरली क्लिनिक में कई बार हमने देखा है कि OCPD और OCD दोनों भी किसी को एक को हो सकते हैं, बट वो चांस की बात है, दोनों का आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अपने आप में एक अलग कैटेगरी है जिसके लिए पर्सनैलिटी असेसमेंट, काउंसलिंग, मेडिसिन, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और ये चीज़ें लंबी चलती हैं और पेशेंट कई बार इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होता, तो फैमिली को काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है और इसकी वजह से जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंटिंग में भी काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है और काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं अगर स्पेसिफिकली वो बंदा मेन ब्रेड अर्नर है, मेल है या फीमेल है या डोमिनेटिंग है। दोस्तों, हम सबको जीवन में खुशी चाहिए, चाहे वो आपको एक्सरसाइज करके मिले या अपना काम करके या नशे से। तो फिलहाल हम बात करेंगे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स की या नशों की। सबसे कॉमन नशे की बात करें तो वो है चाय। कई बार तो क्लिनिक पे ऐसा होता है, मैं कई फीमेल्स को बोलता हूँ आपको एसिडिटी है, आप चाय बंद कर दो। मेरी शक्ल ऐसे दिखती है जैसे मैंने उनको दारू बंद करने के लिए बोल दिया हो, क्योंकि चाय की एडिक्शन भी अच्छी खासी होती है। रिसर्च के हिसाब से तो 10 दिन में छोड़ी जाती है, बट जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है या जिनको हेडेक भी होती है, जिनको एसिडिटी भी होती है, वो डॉक्टर ही छोड़ देते हैं बजाय चाय छोड़ने के। और चाय छोड़ने के लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप पत्ती कम करें और उसके बाद 10-15 दिन में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। बट आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं, बट ये भी एडिक्शन में आता है। उसी तरह कॉफ़ी भी जो है वो एडिक्शन में आती है, इसको कैफ़ीन बोलेंगे। और कैफ़ीन काफ़ी चीज़ों में अवेलेबल होता है, इवन रनर्स के जेल में अवेलेबल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में अवेलेबल होती है, और ये स्टिंग और ये जो रेड बुल जो बच्चे पीते हैं उसमें भी कैफ़ीन होती है, जिसकी वजह से होता है। तो इसका भी अपना एडिक्शन होता है। और जो काफ़ी मैंने पेशेंट देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये भी एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तम्बाकू या टबैको की। टबैको जो है वो च्यूएबल फॉर्म में भी आता है और बड़े शर्म की बात है, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स और इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं इसकी ऐड करते, पता नहीं कितने पैसे चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं बाकी लोगों के। और मैंने तो रिसर्च में ये भी देखा है कि जो ये पान मसाला वगैरह जो बनाते हैं, प्रैक्टिकली इतना सस्ता पान मसाला बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई भाषण देने के लिए नहीं है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनमें काफ़ी सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए वो छाप के भी आता है कि इससे कैंसर होता है। टबैको छोड़ने के लिए आप खुद से भी छोड़ सकते हैं, और आपको जो तकलीफ होगी उसमें एंग्जाइटी, थोड़ा सा डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ठीक से नींद ना आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसा पहले 2-3 हफ्ते के लिए होगा, उसके बाद महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। बट अगर आप मेडिसिन की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसमें भी 2-3 मेडिसिन के ऑप्शंस आते हैं। निकोटिन पैचेस आते हैं, निकोटिन च्युइंगम्स आती हैं, जो काफ़ी सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और वो हेल्प लेते हैं और उनको फ़ायदा होता है। उसके बाद बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल जो है मैंने देखा है बहुत ही इमोशनल टॉपिक है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बियर दारू नहीं होती, बट बियर साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो दारू होती है। डिपेंड करता है कि परसेंटेज कितनी है, एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे वैसे ध्यान नहीं आ रही फिलहाल, बट जो भी है, बियर में नॉर्मली 6 to 9% होता है स्ट्रॉन्ग या लाइट में, वाइन में 12 से 16% मान लीजिए, वोदका में भी लगभग इतना ही होता है, विस्की में 42% होता है। तो सारे ये अल्कोहल में ही आते हैं। जब तक आप 1-2 पैक पीते हैं, एक पैक जो होता है वो 30 ml का होता है, कई बार लोग 2 पैक ही बोलते हैं 180 ml को जो पौवा होता है,
अब वो 90 ml के पैक बनाते हैं तो उनका अपना स्टाइल है, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पैक जो होंगे वो 60 ml ऑफ अल्कोहल होगा। और जो बाकायदा हमारा एक वीडियो है कि अल्कोहल के साथ फ़ायदे और नुकसान, वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है कि अल्कोहल के अलावा काफ़ी अल्टरनेटिव है जीवन में खुशी के। अब वो भी आपका मेन खुशी है तो एक अलग मुद्दा है। अल्कोहल की वजह से क्या होता है, जब आप आधी बोतल या उससे ज़्यादा पीने लगते हैं तो ब्लैकआउट होने लगते हैं, आपको भूल जाता है कि पिछली रात को आपने क्या क्या कांड किए थे अपने दोस्तों के साथ या वाइफ के साथ, क्या बदतमीज़ी की थी, या आपने किसी को पैसे दिए या लिए तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। दैट कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके अलावा विड्रॉल्स होते हैं, जो लोग हाफ बॉटल या उससे ज़्यादा पीने लगते हैं या इवन क्वार्टर भी, तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। उसके बाद जो है 12 से 24 घंटे में कई लोगों को दौरे भी पड़ने लगते हैं, और तीसरे दिन, सबको तो नहीं, 10-15% लोगों को डिलीरियम ट्रेमर्स हो जाते हैं, उसमें हाथ कांपना, कन्फ्यूजन होना, अपने घर वालों को भी पहचान नहीं पाना। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड था, उसको देखा और वाइफ ने सबसे पहले ये पूछा कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो मुझे पहचान लेंगे कि नहीं। उसका आंसर है हाँ, आपको पहचान लेंगे, फिलहाल इनको डिलीरियम ट्रेमर्स हो चुका है। डिलीरियम ट्रेमर्स जो होता है वो 7 से 15 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है, बट एज ए प्रोफेशनल आई विल एडवाइस कि वो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, बिकॉज 15% लोगों की मौत हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम मेडिसिन देंगे उसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स देने की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत पड़ती है, खासकर विटामिन B1, और क्योंकि इसमें मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं और पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज होता है, घर वाले डर सकते हैं, पेशेंट को इल्यूजन्स भी होती हैं, उनको रस्सी सांप दिखाई देती है, उनको लगता है छिपकलियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब पेशेंट की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और अगर कोई अल्कोहल लेता रहता है तो पहले उसको फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर के बाद उसको क्या कहते हैं हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस होता है, और सिरोसिस के बाद तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है, और वो काफ़ी दिक्कत वाली समस्या है। तो अगर आप सोशल ड्रिंक कर रहे हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं, बट सोशल ड्रिंकिंग में भी एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है कई लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है फ्राइडे शाम को आप चालू है, क्योंकि सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी है, फिर आप चालू ही रहे अगले 2-4 दिनों के लिए, तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक एक साथ लगातार करना, उसके बाद 15 दिन या महीने के लिए छोड़ देना, और काफ़ी लोग इसको बहुत प्राउडली देखते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया, बिकॉज बॉडी इतना हैंडल नहीं कर पाती फिजिकल स्ट्रेस, उसको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत आती है। उसके अलावा हम बात करते हैं ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स में आते हैं बेसिकली हफीम आती है, डोडा आता है, पोस आता है, कोडीन सिरप आते हैं, स्पाज्मोप्रॉक्सिमन के कैप्सूल्स आते हैं, ब्राउन शुगर आती है, स्मैक आती है, इंजेक्शंस आते हैं मॉर्फिन वगैरह के। इसकी वजह से अगर अचानक छोड़ते हैं तो पेशेंट को जो होता है नाक से पानी, आँख से पानी, छींके, उबासियाँ, दर्द, दस्त लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए इस वजह से कई लोग जो है फैमिली के साथ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपना नशा नहीं मिल पाएगा, तो उनको शारीरिक परेशानी होने लगती है, उनका मूड स्विंग्स होने लगता है। अचानक बच्चे हैं तो उनके एकेडमिक्स में ग्रेड्स कम होने लगते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब भी छूट जाती है, और घर से पैसा गायब होने लगता है, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है, वज़न कम होता है, सेक्सुअलिटी कम हो जाती है, घर वालों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और अगर लगातार स्मैक ये सब लेते रहें तो 4-5 साल में मौत भी हो जाती है। तो काफ़ी ख़तरनाक नशा है। इसका इलाज काफ़ी सिंपल है, जो बुप्रेनॉर्फिन टैबलेट से दे सकते हैं, इसको टाइम के साथ धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसके अलावा एडिक्शन कैटेगरी में आता है कैनाबिस। कैनाबिस भी लोग भोले का प्रसाद कहते हैं, जबकि भोले जी तो कोई नशा नहीं करते। अब इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से भांग, चरस, गांजा होगा, जिसमें THC एक चीज़ होती है। THC अगर 1% होता है तो वो भांग है, 5% है तो वो गांजा है, 15% है तो वो चरस है। उसके अलावा मारिजुआना और हैश होता है। मारिजुआना बेसिकली गांजे के आसपास की कोई चीज़ है। THC के बारे में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और जो हशीश ऑयल होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो हैश लेते हैं, तो हैश जो है वो 40% ऑफ THC होता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा हायर होगी। तो इसमें अगर आपको पता लगाना है कि आपके बच्चे या मेल या फीमेल, यूजली तो लड़के ही करते हैं वैसे, अगर आपके लाल की आंखें लाल हो रही हैं तो इसका मतलब वो रात को पढ़ाई नहीं कर रहा, वो गांजा फूक रहा है। और उसके बाद अगर उसको ज़्यादा प्यास लग रही है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है और उसकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो नशा कर रहा है और उसकी वजह से उसे दिक्कत आ रही है, तो प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज गांजा अगर कोई ले रहा होगा तो वो सिगरेट भी पी रहा होगा, और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप 10th करते हैं तो फिर आप 12th करते हैं, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो पहले आप सिगरेट फूकते हैं, उसके बाद आप माल फूकते हैं, उसके बाद आप स्मैक और वो सब फूकते हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा बनता जाता है। तो अगर आपको नशा छोड़ना है तो सबसे पहले आपको वो दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। उस नशे से शारीरिक तौर पे छोड़ने के लिए तो आपको 1 ही महीना चाहिए, बट मन से छोड़ने के लिए आपको 2 से 5 साल लगते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद कोकेन होता है। कोकेन थोड़ा ज़्यादा अमीर लोगों का नशा है, क्योंकि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, 4 से 8 हज़ार का शॉट पड़ेगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो
ये चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। अब मैं इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अगर आप बचना चाहते हैं तो बच के रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आप चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रोफेशनल आपको हेल्प लेनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो शायद रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद से छोड़ दें और दवा ले लें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आइडली जो एडमिशन है वो 6 महीने या 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर को चेंज होने में इतना टाइम लगता है, और उसके बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई इंसान नशा छोड़ देगा। एज ए डॉक्टर मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता नशा छोड़ सकता है कोई, ना ही कोई घर वाले दे सकते हैं। पेशेंट खुद जब चाहेगा, अपनी मेहनत करेगा, तभी वो रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकियाट्री की। चाइल्ड साइकियाट्री में कुछ जो मेन डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली बहुत बच्चों में होते हैं, बट काफ़ी फैमिली मेम्बर्स और बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता, वह है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, ऑटिज़म और ID जिसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब मानसिक बुद्धि की कमी। देखिए अगर थोड़ी सी मानसिक बुद्धि, आमतौर पे जो बुद्धि है वो 90 to 109 का IQ होता है, जो आप टेस्ट कराएंगे तो पता लग जाएगा। अगर बच्चा 5 साल या उससे छोटा है तो उसका DQ होगा, डेवलपमेंटल क्वोशेंट होगा। तो जो उसमें बचपन से ही कुछ ऐसा होगा कि चलना उठना बैठना थोड़ा स्लो चल रहा है, तो और भी कुछ एरियाज़ है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको बटन बांधने में, चड्डी पहनने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो बात करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमनली जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जब स्पीच डिले होती है, जब बच्चा धीरे कम बात करता है या बोलता कम है, या बोलता है तो उतना नहीं बोल पाता जो उम्र के हिसाब से उसे बोलना चाहिए। जैसे 3 साल का बच्चा है तो वो ठीक से बोल सकता है कि पापा मुझे दूध चाहिए, या मम्मा मुझे बाहर जाना है, तो मम्मा पापा ही बोलता है, या मीनिंगफुल नहीं बोलता है। तो ये भी हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ उसे ऑटिज्म हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो। और कई बार घर वालों को ये गलतफहमी होती है कि टाइम के साथ ही इनके बड़े वो भी धीरे बोले थे, वो भी धीरे बोले थे, तो ये भी धीरे बोल रहे हैं तो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। जैसे कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन करके एक वर्ड होता है, उसका मतलब है कि 2 से 5 साल में बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। उस टाइम अगर हम बच्चे की मदद करेंगे और उसकी थेरेपीज़ लेंगे, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या स्पीच थेरेपी हो, जो वो इफेक्ट आएगा वो 5 या 7 साल के बाद उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं आएगा। तो जाएगा बट उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ADHD की। ADHD लगभग 2 से 5% बच्चों को होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत चंचल होता है, टिकता नहीं है, हाथ हिलाता रहता है, कुर्सी पे हिलता रहता है, बातें ज़्यादा करता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें मोटर लगी हुई है, 2 लोग बात कर रहे हैं उसमें टांग अड़ा देता है, अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाता है और बहुत बेचैन रहता है। इनअटेंशन में वो ध्यान नहीं दे पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा भी होता है हाइपर फोकस, कुछ चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, खासकर गेमिंग में, वीडियो गेम में बहुत फोकस करते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है अगर ये टीवी देख रहा है और ये वीडियो गेम देख रहा है तब तो ये घंटों फोकस कर लेता है। बट उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम लोग भी जब सीरीज़ देखते हैं तो कई बार हम 6-6, 8-8 घंटे देख लेते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रीन चेंज होती जा रही है, वो इतनी फास्ट चेंज हो रही है। और गेमिंग में बच्चों को इसलिए पसंद होती है क्योंकि वो स्क्रीन फटाफट चेंज हो रही है। बट दिक्कत क्या आती है, ये बच्चे बड़े बॉसी होते हैं तो इनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, ये सोशली अकेले पड़ जाते हैं। कई बार 2-3 बार तो स्कूल चेंज कर जाते हैं, टीचर से लड़ाई हो जाती है, तो उनका फ़ायदा नहीं है। एक प्रॉपर अगर असेसमेंट आप करा लेते हैं ADHD की, पता लग जाता है, और उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं या मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, उसके दोस्त भी बनेंगे और वो बेटर काम भी कर पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, जो 10% बच्चों को होती है, तो मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो क्लास में 4 या 5 बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। उसमें हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी को मैथ्स में, तो उसमें डिसलेक्सिया हो सकता है, पढ़ने की परेशानी जो तारे ज़मीन पे था, डिस्ग्राफिया हो सकता है, लिखने की परेशानी, डिसकैल्कुलिया हो सकता है, मैथ्स की दिक्कत होती है। कई बच्चे होते हैं बहुत क्रिएटिव और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का लगता है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था पोइट्री के लिए, बट उनके फादर उनसे बहुत दुखी रहते थे बिकॉज वो मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं थे। तो अब हर किसी सब्जेक्ट में तो कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, बट हम उम्मीद करते हैं कि बेसिकली बच्चा कुछ एक बेसिक लेवल का कर ले। और सरकार ने बहुत अच्छा किया है, CBSE ने बहुत सारे रूल्स निकाले हैं जो आप हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बच्चे को बेनिफिट होता है कि 6th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स उसके 3rd लैंग्वेज हट सकती है, 9th में मैथ, साइंस, SST, जिसमें भी उसको दिक्कत है वो हट सकती है, पेपर उसके लिए सिंप्लीफाई बन सकता है, उसको पेपर एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको लिखने के लिए कोई और मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो हमें लेना चाहिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की हम बात करें बच्चों में, वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। तो अगर हल्का ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, तो वो टाइम के साथ बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, बच्चा उसे आउटग्रो कर सकता है। बट अगर सीवियर ऑटिज्म है तो दिक्कत ज़्यादा होगी, शायद नॉर्मल ज़िंदगी के लेवल के सारे काम वो ना कर पाएँ, कुछ काम कर पाएँ। बट अगर ऑटिज्म भी है, साथ में उनकी मानसिक क्षमता भी कम है, उनको ADHD भी है या हाइपर एक्टिविटी है, तो फिर मल्टीपल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें स्पेशल एजुकेटर और उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट
उनकी क्लिनिकल असेसमेंट, साइकियाट्रिस्ट, मेडिसिन, वो सब भी चाहिए होगा, जो फैमिली के लिए काफ़ी फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट और पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। बट यही एक तरीका है, और जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो उतना अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स को कई बार लगता है पहले ये थेरेपी करा ले, वो थेरेपी करा ले। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम रिश्तेदार को सब्जी भी देते हैं, कोई दाल भी देते हैं और चपाती भी देते हैं, तो तीनों चीज़ें देते हैं तभी खाने का मज़ा आता है। तो अगर आप एक थेरेपी कराएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप करा ही रहे हैं तो आप तीनों थेरेपीज़ कराएं, चाहे गवर्नमेंट में कराएं चाहे प्राइवेट में कराएं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली हम सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करना चाहते थे, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल हेल्थ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्रेन जो है वो बॉडी को भी कंट्रोल करता है। फिजिकल इलनेसेस के बारे में तो हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है, बट मेंटल हेल्थ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी हम्बल कोशिश यही थी कि लोग समझ पाएँ कि ये मानसिक बीमारियां हैं, वो सफ़र ना करें और उसकी जानकारी लें। ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे भी हैं, दूसरों को भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उससे आप इस बारे में जान पाएंगे। और प्रोफेशनल से जाकर डिस्कस करें, हो सकता है आप प्रोफेशनल से जाकर डिस्कस करें और आप बिल्कुल नॉर्मल हो, सिर्फ आपका कंसर्न हो और आप बात करके ही कंफर्टेबल हो जाएं, या आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो जो कभी कभार लेनी पड़े, या काउंसलिंग की ज़रूरत हो, या कुछ मेडिसिन ऐसी भी हो सकती हैं जो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े। उसके लिए जब आप प्रोफेशनल को दिखाएंगे तभी हम पता लगा पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।